नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं कृष्ण चंद्र द्वारा लिखी गई एक कहानी जिसका नाम है पहला दिन। आज नई हीरोइन की शूटिंग का पहला दिन था। मेकअप रूम में नई हीरोइन लाल मखमल के गद्दे वाले खूबसूरत स्टूल पर बैठी थी और हेड मेकअप मैन उसके चेहरे का मेकअप कर रहा था। एक असिस्टेंट उसके दाएं बाजू का मेकअप कर रहा था और दूसरा असिस्टेंट बाएं बाजू का। तीसरा असिस्टेंट नई हीरोइन के पाँवों की सजावट में लगा था। एक हेयर ड्रेसर औरत नई हीरोइन के बालों को धीरे धीरे खोलने में व्यस्त थी। सामने श्रृंगार मेज पर पेरिस, लंदन और हॉलीवुड के श्रृंगार प्रसाधन बिखरे हुए दिखाई दे रहे थे। एक वक्त था जब नई हीरोइन को एक मामूली जापानी लिपस्टिक के लिए हफ्तों अपने शौहर से लड़ना पड़ता था। इस वक्त उसका शौहर मदन इसी मेकअप रूम के एक कोने में बैठा हुआ खामोशी से यही सोच सोचकर मुस्कुरा रहा था। कैसी मुश्किल जिंदगी थी उन दिनों की। आज से 3 साल पहले मदन दिल्ली में क्लर्क था, 3rd डिवीजन क्लर्क, और 160 रुपये तनख्वाह पाता था। अभाव और गरीबी की जिंदगी थी। कभी कोट का कॉलर फटा है तो कभी कमीज की आस्तीन, तो कभी ब्लाउज की पीठ। आगे पीछे जिधर से वे दिल्ली की जिंदगी को देखता था उसे वे जिंदगी कटी फटी, सड़ी और तार तार नजर आती। ऐसी जिंदगी जिसमें कोई आसमान नहीं होता, कोई फूल नहीं होता, कोई मुस्कुराहट नहीं होती। एक भूख की मारी, झल्लाई, खिसियाई हुई जिंदगी जो एक पुरानी बदबूदार तिरपाल की तरह दिनों, महीनों और सालों के खूंटों से बंधी हुई हर वक्त चेतना पर छाई रहती है। मदन इस जिंदगी के हर खूंटे को तोड़ देना चाहता था और किसी मौके की तलाश में था। ये मौका उसे मल्लिक गिरधारी लाल ने दिया। मल्लिक गिरधारी लाल उसके दफ्तर का सुपरिटेंडेंट था। उन्हीं दिनों दफ्तर में एक असिस्टेंट की नई जगह मंजूर हुई थी जिसके लिए मदन ने भी अर्जी दी थी। और मदन सीनियर था और योग्य भी था और मल्लिक गिरधारी लाल का चहेता भी था। मल्लिक गिरधारी लाल ने जब उसकी अर्जी पढ़ी उसे अपने पास बुलाया और कहा, मदन, तुम्हारी अर्जी में कई खामियां हैं, तो आप ही कोई गुर बताइए। मल्लिक गिरधारी लाल ने कुछ देर रुककर मदन की अर्जी उसे वापस करते हुए कहा, आज रात को मैं तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हें बताऊंगा। मदन बेहद खुश हुआ। घर जाकर उसने अपनी बीवी प्रेमलता से खास तौर पर अच्छा खाना तैयार करने की फरमाइश की। प्रेमलता ने बड़ी मेहनत से रोगन जोश, पनीर मटर, आलू गोभी और गुच्छियों वाला पुलाव तैयार किया। सरे शाम ही मल्लिक गिरधारी लाल मदन के घर आ गया और साथ ही विस्की की एक बोतल भी लेता आया। प्रेमलता ने जल्दी से पापड़ तले, बेसन और प्याज के पकौड़े तैयार किए और प्लेटों में सजाकर बीच बीच में खुद आकर उन्हें पेश करती रही। चौथे पैक पर वे पालक की साग वाली फुल्कियां प्लेट में सजाकर लाई तो मल्लिक गिरधारी लाल ने बेख्तियार होकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, प्रेमलता, तू भी बैठ जा और आज हमारे साथ विस्की की एक चुस्की लगा ले। तेरा पति मेरा असिस्टेंट होने जा रहा है। प्रेमलता सर से पांव तक कांपने लगी। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए क्योंकि आज तक उसके पति के सिवा किसी ने उसे इस तरह हाथ तक न लगाया था। फुल्कियों की प्लेट उसके हाथ से गिरकर टूट गई और मदन ने गरज कर कहा, मल्लिक गिरधारी लाल, मेरी बीवी को हाथ लगाने की हिम्मत तुझे कैसे हुई? मदन का चांस मारा गया। उसके बजाय सरदार अवतार सिंह असिस्टेंट बन गया। फिर कुछ दिनों के बाद किसी मामूली गलती की बिना पर मदन अपनी नौकरी से अलग कर दिया गया और उसने कई महीने दिल्ली के दफ्तरों में टक्करे मारने के बाद बम्बई आने की ठानी, क्योंकि उसकी बीवी बड़ी खूबसूरत थी। मदन के दोस्तों का ख्याल था कि प्रेमलता उतनी हसीन है जितनी नसीम पुकार में थी, वहीदा रहमान प्यासा में थी और मधुबाला मुगले आजम में थी।
इसीलिए मदन को चाहिए कि प्रेमलता को बम्बई ले जाए। दिल्ली में खूबसूरत बीवी वाले मर्द की तरक्की के लिए कितनी गुंजाइश है। मदन अगर असिस्टेंट भी बन जाता तो ज़्यादा से ज़्यादा 250 रुपये पाने लगता। 160 के बजाय 250 रुपये, यानी 90 के लिए अपनी इज्जत गंवा देता। ये तो सरासर हिमाकत है। इसीलिए मदन को सीधे बम्बई जाना चाहिए। मगर जब मदन ने प्रेमलता से इसका जिक्र किया तो वह किसी तरह राजी ना हुई। वह एक घरेलू लड़की थी। उसे खाना पकाना, सीना पिरोना, कपड़े धोना, झाड़ू देना और अपने मर्द के लिए स्वेटर बुनना बहुत पसंद था। वह 14 रुपये की साड़ी और 2 रुपये के ब्लाउज में बेहद खुश और मगन थी। नहीं, वह कभी बम्बई नहीं जाएगी। वह स्कूल में काम करेगी, मगर बम्बई नहीं जाएगी। पहले 2-3 दिन तो मदन उसे समझाता रहा। जब वह किसी तरह ना मानी तो वह उसे पीटने लगा। 2 दिन 4 चोट की मार खाकर प्रेमलता सीधी हो गई और बम्बई जाने के लिए तैयार हो गई। जब प्रेमलता और मदन बोरी बंदर के स्टेशन पर उतरे तो उनके पास सिर्फ एक बिस्तर था, 2 सूटकेस थे और कुछ 100 रुपए थे। लेकिन आज मदन मेकअप रूम में बैठा बैठा सोच रहा था कि लेडी हेयर ड्रेसर और 2 नौकरानियां उसकी सेवा में थीं। हीरोइन को यूं जाते देखकर मदन के होठों पर विजय उल्लास की एक मुस्कुराहट दौड़ गई। इस दिन के लिए उसने संघर्ष किया था। इस दिन के लिए वह जिया था। इस दिन के लिए उसने फाके किए थे। चने खाकर, मैली पतलून और मैली कमीज पहनकर, तपती दोपहरियों या मूसलाधार बरसात से भीगी हुई शामों में वे प्रोड्यूसरों के दफ्तरों और घरों के चक्कर लगाता रहा था। आज उसकी कामयाबी का पहला दिन था। कामयाबी की पहली सीढ़ी उसे चमन भाई ने सुझाई थी। चमन भाई फिल्म प्रोड्यूसरों को किराए पर ड्रेस सप्लाई करता था और अक्सर किसी न किसी प्रोड्यूसर के दफ्तर या स्टूडियो में उसे मिल जाता था। एक दिन जब मदन फटे हालों की तरह घूम रहा था तो चमन भाई ने उसे अपने पास बुलाया और उससे पूछा, कहीं काम बना? नहीं, तुम निरे गधे हो। अब मदन ने गाली सुनकर भी खामोश रह जाना सीख लिया था, इसीलिए वे खामोश रहा। देर तक चमन भाई बड़े गुस्से से उसकी तरफ देखकर घूरता रहा। आखिर बोला, आज शाम को मैं तुम्हारे घर आऊँगा और तुम्हें कुछ गुर की बातें बताऊँगा। प्रेमलता ने अपनी साड़ी के फटे हुए आंचल से अपनी जवानी को ढांपने की नाकाम कोशिश की। फिर उसने बेजार होकर मुंह फेर लिया। जहाँ जाओ कोई ना कोई मल्लिक गिरधारी लाल मिल ही जाता है। मगर उस शाम चमन भाई ने उनके झोंपड़े में बैठकर काजू पीते हुए कोई गलत बात नहीं की। अलबत्ता 5वें पैग के बाद चिल्लाकर बोला, जब तक प्रेमलता तुम्हारी बीवी रहेगी ये कभी हीरोइन नहीं बन सकती। क्या बकते हो? मदन गुस्से से चिल्लाकर बोला। ठीक बकता हूँ, चमन भाई हाथ चलाकर जोर से बोले। साला हलकट, किसको तुम्हारी बीवी देखने की चाह होगी? सब लोग मिल मजदूर से लेकर के मिल मालिक तक फिल्म की कवारी हीरोइन देखना चाहते हैं। कवारी? एकदम वर्जिन। मगर मेरी बीवी कुंवारी कैसे हो सकती है? ये तो शादीशुदा है। तो उसको शादी वाली मत बोलो, कुंवारी बोलो, अपनी मत बोलो। बोलो ये लड़की मेरी बहन है। मेरी बहन? मदन ने हैरत से पूछा। हाँ हाँ, तुम्हारी बहन। अरे बाबा, कौन तुम्हारे झोंपड़ी में देखने को आता है कि ये तुम्हारी बहन है कि बीवी? मगर दुनिया को तो बोलो कि ये तुम्हारी बहन है, फिर देखो क्या होता है। चिमन भाई तो ये गुर बताकर चला गया, मगर प्रेमलता ना मानी। मदन के बार बार समझाने पर भी नहीं मानी। मैं अपने पति को अपना सगा भाई बताऊंगी? हरगिज नहीं हो सकता। इससे पहले मैं मर जाऊंगी। तो मेरी चोटी खींचकर बाहर फेंक दो, तभी मैं अपनी पति को अपना भाई ना कहूंगी।
आखिर मदन को फिर उसे पीटना पड़ा। 2 दिन प्रेमलता 4 चोट की मार खाई और सीधी हो गई और फिल्म प्रोड्यूसर दफ्तर में जाकर अपने पति को अपना भाई बताने लगी। चिमन भाई ने मदन को अपने एक दोस्त प्रोड्यूसर छगन से मिलवा दिया। छगन भाई ने प्रेमलता के फोटो एक कमर्शियल स्टूडियो से निकलवाए। अपने डायरेक्टर मिर्ज़ा इज़्ज़त बेग को बुलवाकर प्रेमलता से उसका परिचय करवाया। मिर्ज़ा इज़्ज़त बेग ने बड़ी नज़रों से प्रेमलता को देखा, उससे बातचीत की, फिर स्क्रीन टेस्ट ले लिया। फिल्म का एक सीन प्रेमलता को याद करने के लिए दिया और 3 दिन के बाद स्क्रीन टेस्ट रखा गया। तीनों दिन रोज़ शाम के वक्त चिमन भाई झोंपड़े में मदन और प्रेमलता से मिलने के लिए आता रहा और काजू पीता रहा और उन दोनों का हौसला बढ़ाता रहा। तीसरे दिन चमन भाई ने मदन से कहा, आज स्क्रीन टेस्ट है, मेरी मानो तो तुम आज प्रेमलता के साथ ना जाओ। क्यों ना जाऊं? इसलिए कि अगर तुम साथ गए तो प्रेमलता फ्री एक्टिंग ना कर सकेगी, तुम्हें देखकर शर्मा जाएगी और घबरा जाएगी, और अगर प्रेमलता घबरा गई तो स्क्रीन टेस्ट में फेल हो जाएगी। कैसे फेल हो जाएगी? मदन शराब के नशे में झल्ला कर बोला, मेरी बीवी नसीम सुचित्रा सेन मधुबाला से भी ज़्यादा खूबसूरत है। मेरी बीवी एलिजाबेथ टेलर से भी ज़्यादा खूबसूरत है। मेरी बीवी नरगिस से बेहतर एक्ट्रेस है। मेरी बीवी किसी स्क्रीन टेस्ट में फेल नहीं हो सकती। मेरी बीवी, अबे साले, बीवी नहीं बहन बोल, बहन। चिमन भाई हाथ चलाते हुए ज़ोर से बोला। अच्छा, बहन ही सही, मदन शराब का जाम खाली करते हुए बोला। जैसा तुम बोलोगे चिमन भाई, वैसा ही करूँगा। आज तक तुम्हारी कोई बात टाली है जो अब टालूँगा? ले जाओ मेरे भाई, अपनी बहन को तुम ही आज स्क्रीन टेस्ट के लिए ले जाओ, मगर हिफाजत से पहुँचा देना। सब्र रखो, अपनी गाड़ी में लेकर जा रहा हूँ, अपनी गाड़ी में लेकर आऊँगा। बहुत रात गए प्रेमलता स्क्रीन टेस्ट से प्रोड्यूसर की गाड़ी में लौटी। उसने वही साड़ी पहन रखी थी जो स्क्रीन टेस्ट के लिए इस्तेमाल की गई थी और उसके मुंह से शराब की बू आ रही थी। मदन गुस्से से पागल हो गया। तुमने शराब पी? हाँ, सीन में ऐसा ही करना था। मगर पहले सीन में जो तुम्हें दिया गया था उसमें तो ऐसा नहीं था। मिर्ज़ा बेग ने सीन बदल दिया था। तो तुमने शराब पी, सिर्फ शराब पी? मदन ने उसे गहरी नज़रों से देखते हुए पूछा। हाँ, सिर्फ शराब पी, और तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, प्रेमलता बोली। अलबत्ता सीन की रिहर्सल अलग से कराते हुए मिर्ज़ा इज़्ज़त बेग ने मेरी कमर में हाथ डाल दिया। कमर में हाथ डाल दिया? क्यों? मदन ने एकदम भड़क कर कहा। सीन का एक्शन समझाने के लिए, प्रेमलता बोली। मदन का गुस्सा ठंडा हो गया, धीरे से बोला, सिर्फ कमर में हाथ डाला, इज्जत पर हाथ तो नहीं डाला? नहीं, प्रेमलता ने नजरें चुराकर कहा। साफ साफ बताओ, कुछ और तो नहीं हुआ? हाँ, हुआ था, प्रेमलता झिझकते झिझकते बोली। क्या हुआ था? मदन फिर भड़कने लगा। स्क्रीन टेस्ट के दौरान वो जो मेरे सामने हीरो का काम कर रहा था, उसने मुझे ज़ोर से अपनी बाहों में भींच लिया। ऐसा उस बदमाश ने क्यों किया? मदन गरज कर बोला। सीन ही ऐसा था, प्रेमलता बोली। अच्छा, सीन ही ऐसा था, मदन अपने आप को समझाते हुए बोला। जब सीन ही ऐसा था तो कोई हर्ज नहीं था, मगर ठीक ठीक बताओ, सिर्फ बाहों में लेकर भींचा था ना? हाँ, सिर्फ बाहों में लेकर भींचा था, प्रेमलता रुआंसी होकर बोली। फिर अचानक बिस्तर पर गिरकर तकिए में सर छुपाकर
फूट फूट कर रोने लगी। शॉट तैयार है। ये प्रोड्यूसर छगन भाई की आवाज़ थी। मदन इस आवाज़ को सुनकर चौंक गया और बेइख्तियार कुर्सी से उठ गया। छगन भाई मदन को देखकर मुस्कुराया। बढ़कर उसने मदन से हाथ मिलाया, बड़े प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा और उससे पूछा, सरोज बाला कहाँ है? छगन भाई ने अपनी नई हीरोइन का नाम प्रेमलता से बदलकर सरोज बाला रख दिया था। इससे पहले कि मदन कोई जवाब दे, नई हीरोइन खुद ड्राइंग रूम से निकलकर खरामा खरामा मेकअप रूम में चली गई और नए कपड़ों, नए हेयर स्टाइल और पूरे मेकअप के साथ हर कदम पर एक नया फिक्रा जगाती हुई आई। कुछ क्षण तो मदन बिल्कुल हक्का बक्का उसे देखता रहा, जैसे उसे यकीन ना हो कि ये औरत उसकी बीवी प्रेमलता है। छगन भाई भी एक क्षण के लिए भौचक्का रह गया और उस एक क्षण में उसे पूरा संतोष हो गया कि उसने जो फैसला किया वह बिल्कुल ठीक था। दूसरे क्षण में छगन भाई ने बड़े नाटकीय ढंग से अपने सीने पर हाथ रखा और ऊंची आवाज में कहने लगा, शॉट तैयार है सरकारे वाला, सेट पर तशरीफ ले चलिए। नई हीरोइन खिलखिलाकर हंस पड़ी और मदन को ऐसा लगा जैसे किसी शाही हॉल में लटके हुए अस्तबोली फानूस की बहुत सी बिल्लोरी कलमें एक साथ जग उठी। नई हीरोइन मानो मुस्कुराहट की मोती बिखेरती हुई छगन भाई के साथ सेट पर चली। मदन भी पीछे पीछे चला और छगन भाई को अपनी बीवी के साथ हंस हंस कर बातें करते हुए देखकर मदन को वे दिन याद आया जब छगन भाई ने स्क्रीन टेस्ट के कुछ दिन बाद मदन को अपने दफ्तर बुला भेजा था। छगन मदन की कमर में हाथ डालकर खुद उसे अंदर के कमरे में ले गया था, जो एयर कंडीशन था और छगन भाई का अपना प्राइवेट कमरा था, जिसमें बिजनेस की तमाम गहरी बातें होती थी। जब मदन उस कमरे के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि उससे पहले इस कमरे में चिमन भाई और इज्जत बेग बैठे हुए थे। आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, चिमन भाई ने हंस के कहा। आज हम लोग एक सोने की खान खरीदने जा रहे हैं। सोने की खान? मदन ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, और तुम्हारा भी उसमें हिस्सा है, 1/4 का, और बाकी 3 तुम्हारे पार्टनर तुम्हारे साथ इस कमरे में बैठे हैं। मैं छगन भाई, ये मेरा दोस्त चिमन भाई, ये मेरा डायरेक्टर मिर्ज़ा इज्जत बेग। हम चारों आज से इस सोने की खान के पार्टनर होंगे। और ये सोने की खान है कहाँ? छगन भाई ने जवाब में मेज से एक तस्वीर उठाई और मदन को दिखाते हुए बोला, ये रही। ये प्रेमलता की तस्वीर थी। मदन ने हैरत से कहा, मगर ये तो मेरा मतलब मेरी बहन की तस्वीर है। ये सोने की नई खान है। तुम्हारी बहन को अपनी नई पिक्चर में हीरोइन ले रहा हूँ और इंडस्ट्री के टॉप हीरो के संग, देवराज के संग, जिसकी कोई पिक्चर सिल्वर जुबली से इधर उतरती ही नहीं। बोलो, फिर एक पिक्चर के बाद इस हीरोइन की कीमत 2.5 लाख होगी कि नहीं? इसको मैं सोने की खान बोलता हूँ तो क्या गलत बोलता हूँ? जवाब दो। मगर मैं पूछता हूँ कि मेरी सोने की खान आपकी कैसे हो गई? मदन ने हैरान होकर पूछा। क्योंकि मैं इसे हीरोइन ले रहा हूँ, छगन ऊंची आवाज में बोला। नहीं तो ये लड़की क्या है? गोरे गांव के एक झोंपड़े में रहने वाली 15 रुपए की छोकरी। फिर मैं उसकी पब्लिसिटी पर 75,000 रुपया खर्च करूँगा कि नहीं? फिर मैं इसको टॉप के हीरो देवराज के संग डाल रहा हूँ। इसके बाद अगर मैं इस खान पे 50% का शेयर मांगता हूँ तो क्या ज़्यादा मांगता हूँ? और सिर्फ 5 साल के लिए। और तुम? मदन ने चिमन भाई से पूछा। अगर मैं तुम्हें छगन भाई से ना मिलाता तो तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट आज कहाँ से मिलता? इसलिए हिसाब से 12.5% का कमीशन मेरा है। और तुम? मदन मिर्ज़ा इज्जत बेग की तरफ मुड़कर बोला।
अपन तो डायरेक्टर हैं। मिर्ज़ा इज्जत बेग बोला। अपन चाहें तो इस पिक्चर में नई हीरोइन को फर्स्ट क्लास बना दे, चाहे तो थर्ड क्लास बना दे। इसीलिए अपन को भी 12.5% चाहिए। मगर ये तो ब्लैकमेल है, अचानक मदन भड़क कर बोला। इज्जत की बात करो, इज्जत की। अपन अपनी इज्जत हमेशा बैग में रखता है, इसीलिए अपन का नाम इज्जत बेग है। अपन इज्जत चाहता है और अपना शेयर सिर्फ 12%। अचानक मदन को ऐसा महसूस हुआ जैसे प्रेमलता कोई औरत नहीं है, वे एक कारोबारी तिजारती कंपनी है जिसके शेयर बम्बई स्टॉक एक्सचेंज पर बिकने के लिए आ गए हैं। जैसे ग्लोब कंबाइन और टाटा डेफर्ड, ऐसी ही प्रेमलता प्राइवेट लिमिटेड। मुझे कहाँ दस्तखत करने होंगे? मदन ने लगभग रुआंसे होकर पूछा। भूखे रहने के दिन अतीत की याद बन चुके थे। जिस दिन मदन ने कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए, छगन ने उसे 2000 का चेक दिया। मालाबार हिल पर उसके लिए एक उम्दा फ्लैट ठीक कर दिया। एक नई फिएट ग्लोब मोटर्स की दुकान से निकलवा कर दे दी। उसी रात मदन और प्रेमलता अपने नए फ्लैट में चले गए और मदन ने प्रेमलता को गले से लगाकर उसकी कामयाबी के लिए प्रार्थना की और मदन के पैरों को छूकर प्रेमलता ने प्रतिज्ञा की कि वे हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ उसकी होकर रहेगी। आखिरकार मदन की मेहनत और उसका संघर्ष रंग लाया। आखिरकार कामयाबी ने मदन के पांव चूमे। आज उसकी बीवी हीरोइन थी और आज उसकी शूटिंग का पहला दिन था और अब ये दिन भी ख़त्म हो रहा था। स्टेज नंबर 1 के बाहर मदन अपनी फिएट में बैठा हुआ था और बार बार देख रहा था कब 5 बजेंगे, कब पैकअप होगा और कब वह अपनी दिल की रानी को अपनी फिएट में बिठाकर दूर कहीं समंदर के किनारे ड्राइव के लिए ले जाएगा। पैकअप की घंटी बजी। मदन का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। थोड़ी देर के बाद नई हीरोइन बाहर निकली। उसका हाथ हीरो के हाथ में था और वे दोनों बड़ी बेतकल्लुफ़ी से बातें करते, हंसते बोलते, हाथ झुलाते साथ साथ चले आ रहे थे। साथ साथ फिएट से आगे चले गए जहां हीरो की शानदार इम्पाला गाड़ी खड़ी थी। मदन ने फिएट का पट खोलकर आवाज़ दी, सरोज। हाँ भैया। हीरोइन पलटकर चिल्लाई और फिर दौड़ती हुई मदन के पास आई और धीरे से बोली, तुम घर जाओ, मैं देवराज की गाड़ी में आती हूँ। मगर तुम मेरी गाड़ी में क्यों नहीं जा सकती? मदन ने गुस्से से पूछा। बावले हुए हो, प्रेमलता ने तैश खाकर जवाब दिया। मैं अब एक हीरोइन हूँ और अब मैं कैसे तुम्हारे साथ उस छोटी सी फिएट में बैठकर स्टूडियो से बाहर निकल सकती हूँ? लोग क्या कहेंगे? सरोज, हीरो जोर से चिल्लाया। आई। सरोज जोर से चिल्लाई और पलटकर हीरो की गाड़ी की तरफ दौड़ती हुई चली गई। देवराज सामने की सीट पर ड्राइव करने के लिए बैठ गया और सरोज उसके साथ लगकर बैठ गई। फिर इम्पाला के पट बंद हो गए और वह खूबसूरत फिरोजी गाड़ी एक सुरीले हॉर्न का संगीत पैदा करती हुई गेट से बाहर चली गई और मदन की फिएट के पट खुले के खुले रह गए।